यह कहानी 2003 की है। बिहार के छपरा जिले के एक छोटे गांव माधोपुर की। गांव छोटा था लेकिन उसका इतिहास लंबा। कहते हैं वहां एक घर ऐसा था जिसे लोग गुड़िया वाला मकान कहते थे। यह मकान आज भी वीरान है। उसकी दीवारों पर स्याह निशान है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजा अब भी अपने आप खुलता बंद होता है। जिसने भी उस घर की सीढ़ियों पर पड़ी उस गुड़िया को छुआ, वह या तो मर गया या पागल हो गया। कहानी शुरू होती है एक परिवार से। मनोज सिंह, उनकी पत्नी कल्पना और 10 साल की बेटी अंजलि। मनोज सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उन्होंने माधोपुर में एक पुराना मकान खरीदा था। सस्ता और साफ। लोग कह रहे थे कि उसमें कोई नहीं रहता, लेकिन मनोज ने अफवाहें मानने से इनकार कर दिया। घर की पहली रात शांत थी, लेकिन दूसरे दिन अंजलि को घर के पिछले हिस्से में एक लकड़ी की अलमारी मिली, बंद, धूल से भरी। उसने जैसे ही खोला, अंदर एक पुरानी गुड़िया थी, बेहद पुरानी। मटमैली फ्रॉक, उलझे बाल और कांच सी चमकती आंखें। अंजलि ने उसे झाड़ा और नाम दिया, संध्या। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। अंजलि हर जगह संध्या को साथ लेकर जाती, उसे खाना खिलाती, उसके लिए बातें करती। फिर एक रात कल्पना ने देखा कि अंजलि अपने कमरे में अकेले नहीं थी। वो किसी से बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। अरे अरे अंजलि, किससे बात कर रही हो? मम्मी, संध्या बोल रही थी कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं तो वो रो देती है। कल्पना को ये मासूमियत लगी, लेकिन उस रात घर के पीछे के कमरे से बच्चों की हंसी आने लगी। मनोज समझा कि बाहर के बच्चे होंगे, पर उस आवाज में कुछ अजीब था। वो हंसी इंसानी नहीं लगती थी। वो रिकॉर्डिंग जैसी तेज और बेमेल थी, जैसे कोई उसे नकल कर रहा हो। गुड़िया मिलने के 3 दिन बाद से ही अंजलि के व्यवहार में हल्के हल्के बदलाव दिखने लगे थे। पहले वो बहुत बातूनी थी, लेकिन अब अक्सर खामोश रहती। वो खाली दीवार को घूरती और बिना पलक झपकाए बैठी रहती। कल्पना ने ध्यान दिया कि अंजलि अब अपने कमरे में ज्यादा समय बिताती है, और वो भी उस गुड़िया संध्या के साथ। एक रात कल्पना की नींद आधी रात को खुली। उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, बहुत धीमी पर सीधी उसके कान में। उसने पास देखा, मनोज गहरी नींद में थे। जब वो उठकर अंजलि के कमरे की तरफ गई तो दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से धीमी धीमी कानाफूसी की आवाजें आ रही थी। तुम मेरी दोस्त हो ना? लेकिन वो सब मुझे पसंद नहीं करते। मुझे उनसे बदला लेना है, एक एक से। कल्पना झांक कर देखती है। अंजलि अकेली बैठी है, लेकिन सामने किसी से बात कर रही है। उसकी आंखें चमक रही हैं और गोद में संध्या बैठी है। जब कल्पना ने दरवाजा खोला, अंजलि अचानक चुप हो गई, जैसे पकड़ी गई हो। अंजलि के हाथों पर और पीठ पर लाल लाल खरोंच के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखून से नोचा हो। कल्पना ने पहले सोचा शायद अंजलि खुद ही कर रही है, लेकिन एक सुबह उसने देखा अंजलि सो रही थी, लेकिन उसकी कमीज पर खून के निशान थे। जब उसने कमीज हटाकर देखा, उसके शरीर पर ताजे कट के निशान थे, एकदम सीधी लकीरें, जैसे किसी ने बहुत गुस्से में किया हो। मनोज ने इसे लेकर अंजलि को पास के छपरा शहर के डॉक्टर तिवारी को दिखाया। डॉक्टर ने बहुत बारीकी से जांच की, फिर चुपचाप बोले, ये कोई मेडिकल समस्या नहीं है। मैं साफ कहूं तो ये बच्ची कोई आंतरिक डर या मानसिक आघात झेल रही है। उसे किसी ने बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, लेकिन कैसे ये समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मनोज और कल्पना को अकेले में बुलाकर पूछा, क्या इस बच्ची के पास कोई पुराना खिलौना या अजीब चीज़ है जिससे वो ज़्यादा जुड़ाव रखती हो? जब मनोज ने गुड़िया का जिक्र किया, डॉक्टर का चेहरा बदल गया। उसे कुछ दिन उससे दूर रखिए और देखिए कि तब क्या होता है। कल्पना जब सुबह सुबह कमरे में झाड़ू लेकर गई तो उसने अंजलि की डायरी देखी, आधी खुली हुई। उसने जैसे ही पढ़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं अब अंजलि नहीं, मैं संध्या हूँ। मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं सबको मारना चाहती हूँ, सबको सज़ा मिलेगी, सब मरेंगे। डायरी में जगह जगह लाल इंक से मरेंगे 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 लिखा था, एक पेज पर कम से कम 50 बार। कल्पना ने कांपते हाथों से डायरी बंद की और पलंग की तरफ देखा। गुड़िया संध्या छत की ओर घूर रही थी, लेकिन उसकी गर्दन जरा सी टेढ़ी थी, जैसे अभी किसी की ओर घूमने वाली हो। और उस दिन से अंजलि अब अंजलि नहीं रही। उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो गई थी।
अब जब वो बोलती तो उसकी आवाज में कोई और था, कोई बड़ा बूढ़ा, घृणा से भरा हुआ। वो कभी अचानक चीखने लगती, कभी खुद से बातें करती, कभी मुंह से अनजानी भाषा बोलती। और कल्पना ने कई बार देखा, वो खुद से नहीं, गुड़िया से आदेश ले रही थी। अब तक कल्पना और मनोज को यकीन हो चला था कि अंजलि के साथ जो हो रहा है वो किसी डॉक्टर या झाड़ फूक से ठीक नहीं होगा। अंजलि की हरकतें अब साधारण नहीं रह गई थी। उसकी आंखें हर समय खाली लगती, जैसे वो किसी और को देख रही हो। और वो गुड़िया, संध्या, अब घर के हर कोने में दिखती, कभी सीढ़ियों पर, कभी रसोई में, तो कभी पलंग के नीचे से कोई उसे हिलता हुआ देखता। मनोज ने गांव से दूर नदी किनारे एक तांत्रिक को बुलाया, घनश्याम ओझा, जो बेलुआ घाट के पास एक कुटिया में रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो वर्षों तक शमशान साधना कर चुका है और मुक्त न होने वाली आत्माओं को बांध सकता है। जब ओझा घर में दाखिल हुआ तो दरवाजे के पार कदम रखते ही रुक गया। उसने आंखें बंद की और बोला, यहां कुछ ऐसा है जो सिर्फ मरा नहीं, जलाया भी नहीं गया, जो अब किसी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है। गुड़िया को जैसे ही सामने रखा गया, ओझा ने एक बार देखा, फिर माथे पर भस्म लगाई और जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर कुछ मंत्र बोले और जैसे ही उसकी साधना गहराई, कमरे में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और एक जलता दिया बुझ गया। इसमें 1984 में मारी गई एक लड़की की आत्मा है, संध्या। उसकी सौतेली मां ने उसे जहर दिया और उसका शव इसी मकान के कुएं में फेंक दिया गया। उस बच्ची की आत्मा इसी गुड़िया में बस गई, क्योंकि मरते वक्त वो इसे पकड़े हुए थी। ये उसका एकमात्र साथी था, अब ये उसका घर बन गया है। सालों की तड़प और बदले की आग में यह आत्मा अब राक्षसी रूप में बदल चुकी है। यह अब अंजलि के शरीर को माध्यम बना रही है, क्योंकि बच्ची का मन शुद्ध होता है और वो जल्दी काबू में आ जाता है। घनश्याम ओझा ने एक चांदी का डिब्बा मंगवाया, उसमें भीतर से राख, नींबू और काले तागे भरे। गुड़िया को सावधानी से उसमें रखा और ऊपर से मंत्रोच्चार करते हुए शक्ति कवच यंत्र बांधा। हवन शुरू हुआ। कमरे में हवा भारी हो गई, धुएं से आंखें जलने लगी और तभी गुड़िया ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। बिल्कुल एक मासूम बच्ची की हंसी, लेकिन उस हंसी में मौत की गूंज थी। दीवार पर एक परछाई दिखी, खुले बाल, सूखे होंठ और लाल आंखों वाली एक बच्ची जो सिर्फ एक शब्द दोहरा रही थी, मुझे कोई नहीं चाहता, अब सब मरेंगे। ओझा ने गुस्से में आंखें खोली और मंत्रों की गति तेज कर दी। ओम अपसरपंतु ते भूता, ये भूता भूमि चारणा। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और कमरे की दीवारें कांप उठीं। फिर शांति छा गई। गुड़िया अब चुप थी। अब आत्मा बंद गई है, लेकिन ये हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है। ये बस थोड़े समय के लिए शांत है। इसे आज रात ही बेलवा नदी में बहा दो। और एक बात ध्यान से सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। आत्माएं हमेशा चाहती हैं कि तुम उन्हें पहचानो और वो तुम्हें पहचान ले, फिर कोई बचा नहीं सकता। और उस कुएं के पास कभी मत जाना, वहीं से ये सब शुरू हुआ था और वहीं इसका द्वार फिर से खुल सकता है। मनोज और कल्पना ने ओझा की बात मानकर गुड़िया को एक लोहे के डिब्बे में बंद किया। उसे कई बार लाल धागों से लपेटा और अगली सुबह नदी की तरफ निकल पड़े। सर्दी की सुबह थी, कोहरा घना। नदी पर पहुंचे तो पानी शांत था, मगर उसका रंग अजीब था, थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा धुंधला। मनोज ने डिब्बा बहा दिया और दोनों ने मुड़कर पीछे देखे बिना घर लौटने की ठान ली। घर में जैसे ही दाखिल हुए, मनोज के पैर वहीं जम गए। पलंग पर वही गुड़िया बैठी थी, भीगी हुई। उसके गंदे बालों से पानी टपक रहा था, मगर उसका चेहरा वैसा ही था, एक अजीब मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती थी। उस पल उन्हें समझ में आ गया, ये सिर्फ आत्मा नहीं है, ये अब खुद चलकर वापस आई है। अब घर बदलने लगा था। रात में खिड़कियां तेज आवाज से अपने आप खुल जाती थीं। दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। रसोई के बर्तन एक एक कर जमीन पर गिरते। कई बार चलते चलते बिजली चली जाती और फिर उसी समय सीढ़ियों पर किसी के छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई देती। अंजलि का हाल सबसे डरावना हो गया था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था।
आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। वो खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती, लेकिन सबसे भयानक था उसकी आवाज़। अब जब वो बोलती तो वो आवाज़ उसकी नहीं होती थी। वो आवाज़ एक 70 साल की बूढ़ी औरत जैसी लगती, भारी, कांपती हुई, और वो कहती, मुझे क्यों जलाया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कल्पना की माँ का कहना था कि रात में अंजलि के कमरे से मंत्रों जैसी बड़बड़ाहट सुनाई देती है। एक बार उन्होंने देखा, अंजलि पलंग पर बैठी थी, उसकी आंखें सीधी छत की ओर थीं और उसके सामने वो गुड़िया जल रही दियों से घिरी हुई थी, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रही हो। दीवारें बोलने लगी थीं। अंजलि के कमरे की दीवारों पर कोई लाल रंग से उंगलियों से लिखा करता था, मैं मर चुकी हूँ, अब सब मरेंगे। मैं अकेली थी, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। एक दिन कल्पना ने अपनी आंखों से देखा, दीवार पर लिखते हुए हाथ, लेकिन वो अंजलि का हाथ नहीं था। वो किसी बड़े शरीर का, सूखे, जले हुए चमड़ी वाला हाथ था, जो धीरे धीरे दीवार पर कुछ उकेर रहा था। और जब उन्होंने चीख कर दरवाज़ा खोला, वहां सिर्फ अंजलि खड़ी थी और पीछे पलंग पर वही गुड़िया, आंखें बंद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पड़ोसियों ने भी कहना शुरू कर दिया, रात को घर से औरत की चीखें आती हैं, उस घर की खिड़की से कोई झांकता है, मगर वहां कोई नहीं होता। अंजलि अब वो नहीं रही। किसी ने तो ये भी कहा कि उन्होंने रात 3 बजे खिड़की पर अंजलि को उल्टा खड़े देखा। उसके चेहरे पर गुड़िया जैसी मुस्कान थी। अब तक ये साफ हो गया था, वो आत्मा सिर्फ गुड़िया में नहीं थी, वो अब अंजलि के शरीर में घर कर चुकी थी। फरवरी 2004 की एक कड़ाके की सर्द रात थी। सारे गांव में गहरा सन्नाटा फैला था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और सर्द हवाओं की सनसनाहट ही सुनाई देती थी। मनोज और कल्पना अपने कमरे में लेटे थे, लेकिन नींद जैसे कहीं गायब हो गई थी। अंजलि की हालत पिछले 2 दिनों से शांत थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने कोई चीख नहीं मारी, कोई भड़बड़ाहट नहीं की, बस गुड़िया को सीने से लगाए चुपचाप बैठी रहती। कल्पना को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कमरे में कुछ था पर दिखाई नहीं देता। रात के करीब 2:47 बजे कल्पना की आंखें अचानक खुल गईं, किसी अदृश्य झटके से। उसने देखा, अंजलि के बिस्तर पर सिर्फ रजाई पड़ी थी, बिस्तर खाली था। मनोज, अंजलि नहीं है। कल्पना की आवाज में घबराहट थी। मनोज उठा और दोनों ने पूरे घर में तलाशी शुरू की। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की हल्की खुली हुई थी और बाहर की मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे। निशान सीधे घर के पिछवाड़े की ओर जा रहे थे, जहां वो पुराना कुआं था, जिसे कभी संध्या की मौत के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी भी आधा खुला पड़ा था। कल्पना और मनोज दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अंजलि कुएं के किनारे खड़ी थी, सफेद नाइटी में, खुले बाल और हाथ में वही संध्या गुड़िया। उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत, जैसे उसे किसी चीज का डर नहीं था। कल्पना ने दौड़कर आवाज लगाई, अंजलि, रुक जा बेटा, वहां मत जा। अंजलि ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वो अंजलि नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ठंडी, निर्जीव, खौफनाक। उसने सिर्फ एक बात कही, अब मैं अकेली नहीं हूं और अब मैं आज़ाद हूं। और फिर उसने खुद को कुएं में झोंक दिया। मनोज और गांव वालों ने तत्काल खोजबीन शुरू की। करीब 2 घंटे बाद अंजलि का शव कुएं के अंदर से मिला। उसका शरीर टूटा हुआ था, चेहरा शांत था, जैसे उसने मौत को चुना नहीं था, उसे मुक्त किया था। लेकिन गुड़िया नहीं मिली। कुएं की तली तक देखा गया, गहराई तक पानी सुखाया गया, लेकिन संध्या गायब थी। ओझा को फिर बुलाया गया, लेकिन उसने कहा, आत्मा ने अब माध्यम को पूरी तरह ले लिया। अब उसे गुड़िया की जरूरत नहीं, अब वो स्वतंत्र है और कहीं भी जा सकती है। कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वालों ने कुएं को पूरी तरह से मिट्टी, राख और नीम की लकड़ियों से भर दिया। ऊपर से ओझा ने लोहे का ढक्कन बनवाया और तांत्रिक यंत्र गाड़ दिए। घर को छोड़ दिया गया। मनोज और कल्पना ने वो घर, वो गांव, सब कुछ छोड़ दिया। कहा जाता है कि वे दिल्ली में बस गए और फिर कभी अंजलि या उस मकान का नाम नहीं लिया। अब भी जब रात गहरी होती है, गांव के कुछ लोग कहते हैं, अगर किसी सर्द रात को बेलुआ नदी की ओर से हवा चलती है तो कुएं के पास से एक बच्ची की धीमी हंसी सुनाई देती है और कभी कभी उस बंद कुएं की सीढ़ियों पर एक गुड़िया बैठी दिखती है,
मटमैली फ्रॉक में मुस्कुराती हुई। आज भी वो घर वीरान है, लेकिन जब जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ एक गुड़िया की नहीं थी, ये उस अधूरी आत्मा की कहानी थी जो प्यार चाहती थी, लेकिन उसे मिला सिर्फ धोखा। और अब वो सबको वही दर्द देना चाहती है। अगर कभी कोई पुरानी गुड़िया तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो उसे अपने घर मत लाना, शायद वो संध्या हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। आपका समर्थन हमें और डरावनी कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।